हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जीपीएससी पेपर्स के सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2019-20 का पेपर। ठीक है, तो सीजीपीएससी 2019 जो 2020 में हुआ है। ठीक है, इसमें जो टाइटल रहता है सीजीपीएससी 19 रहता है, लेकिन ये जो पेपर होता है फरवरी महीने में होता है। और ये जो 9 फरवरी को हुआ था, 9 फेब 2020, उसको मैं लेके आया हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो सीरीज है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सबसे पहले जो स्क्रीन क्वेश्चन है वो है ये है, रतनपुर के जो कलचुरी शासक हैं पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो पहला कथन दिया था, पृथ्वीदेव ने रतनपुर के पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है, नहीं, गलत है। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, क्या, नहीं। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो जो पृथ्वीदेव प्रथम है, कलचुरी शासक, कलचुरी जो शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, उन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था, क्या, नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर इसका जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, और सीजीपीएससी ने भी इसी आंसर को करेक्ट मान्यता दिया है। ठीक है, रेड डेटा बुक में जो आंकड़े हैं उसमें जो सम्मिलित है वो क्या है। जो रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित है वो है लुप्त प्राय प्रजातियों का। देखिए, रेड डेटा बुक क्या होता है, वो ऐसे लिस्ट जारी करता है जिसमें जो लुप्त होने के कगार पर जो रहते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, ठीक है, और शेर हो गया, लायन हो गया, इन सब की जो लिस्ट जारी करता है वो रेड डेटा बुक में रहता है। ठीक है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी। जो जैव विविधता शब्द है उसकी जो रचना की थी वाल्टर जी रोजेन ने की थी। ठीक है, जैव विविधता शब्द की रचना वाल्टर जी रोजेन ने की थी। इसके अलावा जो शब्द आता है जैविक विविधता, जैविक विविधता जो शब्द है उसको दिया था ई ए नॉर्स ने दिया था, ई ए नॉर्स ने। तो दोनों में कन्फ्यूजन ना होना, जैव विविधता जैविक विविधता दोनों एक ही शब्द है, लेकिन जो जैव विविधता वो शब्द दिया था वाल्टर जी रोजेन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, जी रोजेन ने दिया था। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये। अगला हम देखते हैं, अगर हम बात करें अगला प्रश्न की, तो हमारे पास है ये प्रश्न। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन जो सरबपुरी वंश है उनके शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो जो सरबपुरी वंश है उनका जो सबसे पहला जो राजधानी थी वो सरबपुर थी। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने प्रसन्नपुर और सिरपुर को भी राजधानी बनाया। प्रवरपुर ऐसा कुछ राजधानी नहीं था। तो आंसर 2, 3 और 4 सही होने वाला है, मतलब आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सरबपुरी जो वंशी के राजा थे सरबपुर था। ठीक है, उसकी राजधानी, और इसके जो राजा थे उनका नाम था सरबराज था उनका नाम, उनकी राजधानी थी सरबपुर। उसके बाद में इन्होंने प्रसन्नपुर और सिरपुर दोनों को राजधानी बनाया था कुछ समय के लिए। 2, 3 और 4 इनका सही आंसर है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। इसके बारे में मैंने बता दिया, इसकी जो प्रमुख राजा थे वो सरबराज थे। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमिलित नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसको बताना है। देखिए, प्रश्न में नहीं है उसको बहुत पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। देखा, मोकासा क्या है, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, ये मोकासा कहलाता था। ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव ये मोकासा कहलाता था, सही है। धर्मदाय, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, ये भी सही है। देवस्थान, मंदिर के जो नाम पर दिया जाने वाला दान था या गांव था वो देवस्थान कहलाता था। और नामनुख, ये क्या था, कमाविश द्वार के दान दिया गया गांव, ये गलत है। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद रख लीजिए, तीनों सही हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें पूछा है सुमिलित नहीं है, तो ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, नामनुख क्या था, दूसरा चीज़ था। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, मोकासा, धर्मदाय और देवस्थान। ब्राह्मणों को दान में दिया गया, धर्म के नाम पर दिया गया, मंदिरों के नाम पर दिया गया गांव, तीनों में गांव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, सुमिलित नहीं है में, आंसर डी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, अगला हम देखते हैं 6वें नंबर पे। तो 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये है, सुमिलित कीजिए करके आया था। ठीक है, तो कमल राज जाजलदेव, ये भी कलचुरी वंश के जो राजा हैं उनके बारे में डिटेल में अगर अध्ययन किए हैं थोड़ा बहुत तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कमल राज ने क्या किया था, कमल राज ने क्या किया था इसके बारे में पूछा है। जाजलदेव प्रथम ने, रत्नदेव द्वितीय ने और जाजलदेव द्वितीय ने। ठीक है, तो हम सीधा राजाओं के नाम याद रख लेते हैं। कलिंग राज, कमल राज, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। इस तरह से बहुत सारा जो नाम है लाइन बार से याद कर लेते हैं। सबसे पहले रत्नदेव आता है, फिर
पृथ्वीदेव, फिर जाजलदेव, उसी तरह रत्नदेदिति, पृथ्वीदेवदिति, जाजलदेवदिति, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, नाम तो याद रख लिए बट उनका काम हमको याद नहीं रहता है, तो ये इसलिए इस टाइप का प्रश्न दिया जाता है, काम। ठीक है, तो कंवर राज ने क्या काम किया था उसके बारे में देखिए। कंवर राज ने क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था इसके बारे में देखिए। तो देखिए जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था और रत्नदेदिति जाजलदेवदिति ने। तो इसका जो सही आंसर है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ये है हमारे पास कि देखिए कंवर राज ने जो किया था वो कहाँ पे किया था, ये उत्कल जो राज्य है उड़ीसा, वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, और जो जाजलदेव प्रथम है, जाजलदेव प्रथम ने कहाँ पे शासन किया था, तो चक्रकोट के राजा जो सोमेश्वर देव को पराजित किया था इन्होंने। रत्नदेव द्वितीय ने हमारा क्या किया था, गंग राजा अनंत वर्मा को इन्होंने पराजित किया था, गंग राजा अनंत वर्मा को। और जाजलदेव द्वितीय ने क्या किया था, त्रिपुरी के राजा जो जय सिंह हैं उनको आक्रमण किया था। ठीक है, और उनके आक्रमण को क्या किया था, विफल किया था। इसके अलावा हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास नीचे में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। देखिए डी पहले 4 आएगा, ठीक है, उत्कल वाला, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आंसर डी हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के संबंध में जो यात्रा है उसके संबंध में सही है, ऐसा सत्य कथन पूछना था यहाँ पे, सिंपल सा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। तो महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे, नहीं सितंबर नहीं था, 20 दिसंबर 1920 को ये जो है आए थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। सही बात है, उनकी जो यात्रा का उद्देश्य था क्या, असहयोग आंदोलन जो होने वाला था 1920 में, उसके लिए लोगों से समर्थन प्राप्त करना था, तथा जो स्वराज फंड है, स्वराज फंड यानी स्वराज का जो फंड था, स्वराज फंड के नाम से उन्होंने बनाया था फंड का, उसमें जो है रुपए इकट्ठा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये आए थे कंडेल ग्राम में जाकर उन्होंने नहर के लिए सत्याग्रह करने वाले को समर्थन किया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब ये आए तो कंडेल ग्राम में जो होने वाला था नगर सत्याग्रह वो हो चुका था। ठीक है, और इनका जो है उन्होंने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आए तो जरूर थे कंडेल ग्राम नगर सत्याग्रह के लिए, पर उन्होंने सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, सिर्फ वो उनके बुलावे पर आए थे। उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन की प्रार्थना की, ऐसा भी नहीं है। खिलाफत आंदोलन बहुत बाद में हुआ। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर इज बी इज द सही आंसर होगा इसका। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं जो महात्मा गांधी का जो ठीक है, बस इतना ही इसमें। अगला देखते हैं 8वां। छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदार प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदार कार्य किए। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा ट्रिक था वो है मवी भवानी केव्यो शिष्या, मवी भवानी, ठीक है, केव्यो, ये मैंने बनाया है केव्यो शिष्या, मतलब इसमें सारे आपके जो हैं कौन कौन सूबेदार हैं इनका पता चल जाता है। जैसे म से महिपत राव, ठीक है, वी से विठल राव, भवानी से भवानी कालू, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है केव्य से केशव गोविंद, और यो से केव्यो वेंकोजी भोसले आता है, और शिष्या, ठीक है, और ये भिखाजी गोपाल बाद में आता है, लास्ट में अंतिम आता है सी। ठीक है, तो उसको आप याद रखें। इसमें सी से सीताराम है, ठीक है, और या से यादव राव, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो भिखाजी गोपाल बाद में आता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में भिखाजी आता है। तो देखिए 3 आपको याद हो जाएगा, मवी भवानी केव्यो से। तो सबसे पहले जो आता है महिपत राव आता है, फिर विठल राव आता है, फिर केशव गोविंद आता है, भिखाजी गोपाल सबसे लास्ट में आता है ना, तो उसको आप अलग से याद रखना पड़ता है, केव्यो शिष्या भी, इस तरह से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो है आंसर नंबर, ये देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा पहले आएगा, चौथा पहले आएगा में, यानी आंसर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं पूरा ऑथेंटिक और रिसर्च करके इसको जो लाया हूँ, इसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है, मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ, ठीक, सही आंसर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ,
जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। देखिए तो इसका जो आंसर CGPSC 2020 ने लिया है वो है सरयू प्रसाद अग्रवाल। इसका जो आंसर लिया गया है सरयू प्रसाद अग्रवाल। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है आप किसी बुक में अगर मिले तो अध्ययन करिएगा, गूगल में तो देखने से नहीं मिलता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा लेकिन सरयू प्रसाद अग्रवाल है और CGPSC ने भी ये आंसर लिया हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में, ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके प्रथम चरण में निम्नलिखित घटनाएं हुई। तो इसको जो इस क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ PSC ने विलोपित कर दिया है। अब क्यों विलोपित कर दिया है भैया? क्योंकि जो प्रथम चरण में ना प्रथम चरण में नहीं, ये अंतिम चरण वाला जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। जैसे देखिए बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया, वामन राव लाखे द्वारा और प्यारेलाल सिंह द्वारा रायपुर में गिरफ्तारी, पूर्ण स्वराज सप्ताह आयोजन, रायपुर जिला काउंसिल के पद पर, ये सब तो जो ये घटनाएं नहीं हुई थी। घटना कौन कौन सी हुई थी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके जो प्रमुख घटनाएं थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ ये थी, देखिए उसको मैं लेके आया हूँ अलग से। तो ये है इसका प्रमुख घटना। देखिए तो सबसे पहले जो घटना हुआ था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में 11 सूत्री जब मांगे थी महात्मा गांधी की, उसको अस्वीकार कर दिया गया ना। तब 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा और फिर हमारा जो है ये आंदोलन चला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन देना चाहिए था उसको नमक कानून बनना, ठीक है, नमक कानून का बनना और जो है नमक कानून का विरोध करना, ठीक है। महिलाओं द्वारा विदेशी वस्तुओं और शराब के विरोध में जो है धरना प्रदर्शित करना, ठीक है। अस्पृश्यता का जो है त्याग करना, ठीक है, अस्पृश्यता का त्याग करना और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना इत्यादि, ठीक है। रायपुर में रविशंकर शुक्ल जो थे उनके द्वारा जो है नमक कानून बनाया गया। कैसे कैसे बनाया गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडे से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव थे, कौन कौन? युधिष्ठिर थे, वामन राव लाखे, भीम थे, लक्ष्मी महंत नारायण दास, अर्जुन थे, ठाकुर प्यारेलाल, नकुल थे, मौलाना अबुल रऊफ, सहदेव थे, शिव दास डागा। इसको याद कर सकते हैं। जैसे युवा तो युधिष्ठिर है, युवा, वा से हो जाएगा वामन राव लाखे, भीम से भीना, ठीक, तो भी से भीम और ना से हो जाएगा नारायण दास। अर्जुन कौन थे? यानी 18 जब पढ़ते हैं ना 18 ऐसे टाइप का, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अर्जुन का 18 है तो 18 है ठाकुर प्यारेलाल। नकुल से क्या हो जाएगा? नर, ठीक है। तो नकुल से न से नकुल और र से रऊफ। सहदेव का शशि याद रख सकते हैं। सहदेव का शिवदास डागा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये पूछ सकता है क्योंकि आने वाले एग्जाम में तो इसका जो है सही आंसर आपका नहीं दिया गया था कुछ भी, इसलिए इसको जो है ना विलोपित कर दिया गया 10वें नंबर को, ठीक है। जो ऑप्शन है वो भी गलत ले लिया था ना इसलिए। और अभी तो ये जो पेपर है वो बहुत ही विवादों की स्थिति में है, लेकिन फिर भी देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना के राजस्व गांव की कितनी संख्या है? देखिए इसमें भी विवादित प्रश्न है, ठीक है। राजस्व गांव कितने हैं, ठीक है। वैसे गांव की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है ये मैं बता देता हूँ, लगभग 4000 से ऊपर है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है 11वां नंबर ये भी विलोपित कर दिया गया है CGPSC द्वारा। इसका जो है आंसर ही नहीं लिया गया है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। अब ये जो CGPSC खुद इसको जो है विलोपित कर दिया है, CGPSC का विलोपित प्रश्न है। जो सेट सी मैं भी बता रहा हूँ आपको, 10वां और 11वां क्वेश्चन इसमें से विलोपित था फिलहाल अभी तो, और आगे क्वेश्चन आ रहे हैं कौन कौन सा विलोपित है उनको मैं बताऊंगा। 4 क्वेश्चन था शायद इसमें से विलोपित था। उसके बाद हम बात करते हैं अमृतधारा जलप्रपात की। ये किस नदी पर है करके पूछा था। तो अमृतधारा जो जलप्रपात है वो हमारी किस नदी पर है? अमृतधारा जो है कोरिया जिले में है और ये हमारे हसदेव नदी पर है, क्योंकि इंद्रावती है बस्तर में बहती है तो ये नहीं हो सकता। महानदी भी हमारे जो बीच में बहती है यानी कि जांजगीर चांपा और इधर उड़ीसा से आती है। मनियारी नदी ये लोरमी साइड में है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हसदेव नदी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में है। छत्तीसगढ़ का जब नक्शा बनता है ना तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिखता है आपको अमृतधारा जलप्रपात, ठीक, तो आप उसको याद रखेंगे। इसके अलावा हमें पूछा गया था गौरलाटा की जो चोटी है उसके बारे में। तो गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सामरी पाट। देखिए मैन पाट नहीं है, जसपुर पाट नहीं है, जारंग पाट नहीं है, इसका सही आंसर है सामरी पाट। इसको आप याद रख लें। सामरी पाट
और जो ऊपर का जितना भी पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी है, ठीक है, गौरलाटा की चोटी सबसे ऊंची है। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य के बारे में भी पूछा था, इस बार तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछा था लेकिन अभ्यारण्य पूछा था। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो गोमर्दा जो अभ्यारण्य है वो आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ के सारंगगढ़ जो जगह है वहाँ पे ये गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पे है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये देवरानी जेठानी मंदिर, क्योंकि ये आता ही है। तो ये ताला गांव में है। ताला गांव कहाँ पे है, तो ये बिलासपुर में है। बिलासपुर में मैं यहाँ जा चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है किस भगवान की प्रतिमा है, तो शिव रुद्र, रुद्र शिव की प्रतिमा, रुद्र याद रखना आप, शिव भगवान रुद्र भगवान, ठीक है। तो शिव रुद्र की प्रतिमा है यहाँ पे, बहुत ही प्रख्यात प्रतिमा है, बढ़िया सा है, ठीक है। प्राचीन पत्थरों से निर्मित है। देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में और प्रश्न पूछ सकता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, भानुगुप्त, भानुगुप्त ने। ये भानुगुप्त कौन से वंश का था, गुप्त वंश का था। इस जो राजा है भानुगुप्त, भानुगुप्त का जो अभिलेख है वो प्राप्त होता है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह से प्राप्त होता है, लेकिन ये भानुगुप्त ने जो है देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया था ताला गांव बिलासपुर वाले जो जिला है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है, देवरानी जेठानी मंदिर फेमस है, और रुद्र शिव की प्रतिमा वहाँ पे फेमस है। और ये जो एक बार और बात इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तो जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो किस नदी के किनारे है, जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो है मनियारी नदी के किनारे में, मनियारी नदी के किनारे में, ठीक है। मनियारी नदी की जो लंबाई है 134 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखना। मनियारी नदी का उद्गम स्थल जो है लोरमी के जो पठार है वहाँ से होता है। कब बबा मरही तक कब बरा चुरही, वैसे हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ी में कब बबा मरही तक कब बरा भात खाबो, ऐसे की है, ठीक है। लेकिन का करबे, अब ये दे रहे तो दे रहे, ठीक है। तो कब बबा मरही तक कब बरा चुरही, इसका मतलब होता है कार्य की अनिश्चितता, मतलब हमारा काम जो अनिश्चित रहता है तो हम कह देते हैं ऐसी, कब बबा मरही कब बरा भात खाबो, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये लोग शुद्ध छत्तीसगढ़ी करके, अब जो लिख दो भाई आप बड़े आदमी हो, चलो ठीक है मान लेते हैं उनकी बात। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि को मनाया जाता है, या तिथि में मनाया जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो गंगा जो दशहरा है ना वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तो मनाया जाता है, आपको पता ही होगा दशहरा, लेकिन कौन से महीने में मनाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले जो पहला महीना आता है वो चैत्र आता है, ठीक है। चैत्र के बाद आता है बैसाख, बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ, ठीक है। तीसरे जो महीने हैं ना हिंदी पंचांग के अनुसार उसी में आपका जो है गंगा दशहरा मनाया जाता है। वैसे वो जो मुख्य दशहरा है वो अभी अभी मनाया गया है, ठीक है। वो जो है मेरे ख्याल से चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन, ये मतलब आश्विन माह में आपका ये मनाया जाता है। वो मुख्य दशहरा है हमारा, जो रावण का हम दहन करते हैं। ये गंगा दशहरा दूसरा चीज़ है ना, ये बस्तर साइड में मनाया जाता है गंगा दशहरा, और ये जो है ज्येष्ठ माह शुक्ल दशमी से मतलब मनाया जाता है इसमें, ठीक है। तो आप हिंदी भी याद रखें, उसका जो हिंदी कैलेंडर है वो वाला, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक माघ फागुन, ठीक है, ये सब। उसके अलावा बात करते हैं मांड और महानदी। ये मांड नहीं है, एक्चुअल में मांड है, अगर अंग्रेजी में देखें तो ये मांड नदी है, ठीक है। और महानदी ये जो है इनका जो है धार्मिक स्थल है, इनके संगम पर उनको बताना था। तो इसका जो सबसे प्रमुख और सटीक आंसर है वो चंद्रहासिनी का मंदिर है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, देखिए चंद्रहासिनी मंदिर, और जो इनका संगम स्थल है उनके बारे में दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है, ये देखिए संगम को मैं पहले दिखा देता हूँ। ये महानदी है हमारे पास, ये महानदी है, मैं पूरा सैटेलाइट मैप लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए ये महानदी है और ये मांड नदी है, दोनों का जो संगम स्थल है यहाँ पे ही आपका जो शहर बसा हुआ है। ये जो शहर दिख रहा है आपको आर पार, ठीक है। तो ये जो शहर है वो नदी के इस पार भी हो सकता है, इस पार भी है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इस जगह का नाम है चंद्रपुर। क्या नाम है? चंद्रपुर। और ये जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिले में है,
ठीक है। तो ये चंद्रपुर को ही चंद्रहासनी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चंद्रहासनी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल है। शिव माता और शंकर भगवान का भी वहाँ पे बड़ा सा मूर्ति है, मतलब बड़ा सा, यानी कि लगभग बहुत बड़ा है ये, ठीक है। और ये महादेव का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, भुवनेश्वर महादेव इनका मंदिर है। तो ये संगम का जो है लोग मज़ा लेने आता है यहाँ पे, ठीक। और चंद्रहासनी मंदिर भी मेरे पास होगा, दिखाता हूँ। तो ये देखो माता चंद्रहासनी का द्वार है, इस तरह से दिखता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा जो है माता का मूर्ति बना हुआ है अंदर में, ठीक है। तो क्योंकि नॉलेज अगर मैं डायग्राम दिखा देता हूँ तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं ये दिखा दिया। चंद्रहासनी मंदिर का सही आंसर है चंद्रहासनी देवी। निम्नलिखित में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक और चंदा के जो संबंध है उसके लिए जो है माना जाता है। तो लोरिक और चंदा के लिए हम बात करें तो जो सबसे जो प्रमुख संबंध है वो है रीवा का, ठीक है। रीवा बहुत ही ये आरंग के आसपास है, ये आरंग और रायपुर के आसपास में है, ठीक है। आरंग रायपुर, ठीक, आरंग और रायपुर के आसपास में है रीवा। तो ये रीवा में जो अभी बहुत सारे प्राचीन जो हैं आपके मूर्ति वगैरह यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो ये लोरिक और चंदा से रिलेटेड है ये, ठीक है। लोरिक और चंदा क्या थे, प्रेमी थे, मतलब जैसे अब रोमियो जूलियट हम बात करते हैं वैसे के प्रेमी थे छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के। तो ये बहुत ही फेमस है लोरिक चंदा, अगर हम बात करें आदिवासी जनजातियों में, ठीक है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता है पाया जाता है। तो ये जो है हमारे सबसे अगर बात करें तो ये गोंड में नहीं पाया जाता है, हलवा में नहीं पाया जाता है, कमार में नहीं पाया जाता है। भुंजिया इसका राइट आंसर है, भुंजिया। जो भुंजिया जनजाति है उनका जो रसोई घर है लाल बंगला कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाल लाल आग जलते रहता है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है, ठीक है। तो बिंजवार तो नहीं है, कंवर भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इसका है कमार। कमार जो जनजाति है वो भी बांस पर आधारित होती है, बांस पर, ठीक। अगला हम बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है। भैया मैं अगर बात करूं जो नॉर्मल बंदे हैं इसको कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक। इस टाइप का प्रश्न, क्योंकि जो लेखक और लेखिका वाला सेक्शन में अगर हम बात करें, जैसे हमने कौन सा पुस्तक पढ़ा था लेखक और लेखिका के लिए बात करें, तो जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का व्याकरण जो उन्होंने लिखा है विनोद और आपके पाठक, क्या पाठक था वो, ठीक है, विनोद कुमार पाठक और विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा, इन दोनों ने लिखा है। उसमें तो ये लेखक दिए हुए नहीं है, ठीक है। तो जो सुंदरलाल शर्मा का आपको मिल जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे का मिल जाएगा, लेकिन धानुलाल जो आंसर है इसका, मैं आंसर बता देता हूँ, धानुलाल है, ठीक है। तो इसका जो वर्णन ही नहीं मिलता उसमें, तो हम कैसे इसको याद करें। लेकिन इसका सही आंसर पीएससी ने लिया है धानुलाल श्रीवास्तव। तो भैया आप याद रख लें अष्टराज अम्भोज क्या होता है। तो अष्टराज अम्भोज एक जो है आपका एक पुस्तक है, ठीक है, उसको धानुलाल श्रीवास्तव ने लिखा है। ये CGPSC 2020 ने इसका आंसर भी लिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। 2019 कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पेपर है ना 2020 में हुआ है, बाकी पेपर उसमें लिखा आता है 19 का, यानी कि जो PSC है वो एक साल पीछे चलता है। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित किया जाता है। तो बहुत ही फेमस जगह हमारा रायगढ़ में आपका चक्रधर समारोह मनाया जाता है, एक प्रकार का उत्सव मेला टाइप का, ठीक है। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। देखिए खिनवा और खेनवा, जो खेनवा होता है ना, खेनवा यानी नाक में पहना जाता है, जो नाक होता है ना उसमें आपका खेनवा पहना जाता है इस तरह से, ठीक है। जबकि जो कान होता है उसमें खिनवा पहना जाता है कान में आपके, इस तरह से आपका कान होता है उसमें पहना जाता है आपका खिनवा। तो इसका जो सही आंसर है वो कान होगा, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, कान को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, खींचते, तो खींचते यानी खिनवा। आप इस तरह से रिलेट करके याद करें, रिलेट करने से आपका याद होगा। आप सही तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो किसी चीज़ को आप रिलेट कीजिए ताकि आपका याद हो जाए, ठीक है। किसी विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो भैया विशेष पिछड़ी जनजाति हमारे पास 5 है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनमें जनसंख्या है वो बैगा लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति की संख्या है गोंड,
ठीक है, लेकिन ये विशेष पिछड़ी जनजाति में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो बैगा है। ठीक है, बैगा इज द राइट आंसर। बिल्मा नृत्य, बिल्मा कलमा बिल्मा, ये नृत्य, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। बिल्मा है, कलमा है, ये सब नृत्य के प्रकार हैं भैया। तो बिल्मा कलमा किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा कलमा दोनों नृत्य जो है आपके बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा, बिल्मा से बैगा, उसमें भी बैगा, इसमें भी बैगा। ठीक है, तो भैया जो उस साइड के इंसान होंगे उनको जल्दी से आंसर बन जाएगा। ठीक है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु जो बहुत ही फेमस गुरु हैं वो थे कंवर जनजाति के। ठीक है, कंवर, संत गहिरा गुरु आश्रम जसपुर में है। ठीक है, इसका शायद मैं फोटो लेके आया हूँ या नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, कंवर जनजाति के थे, इतना याद रखना आप, कंवर जनजाति के थे। और ये जसपुर में इनका जो आश्रम है, गहिरा गुरु आश्रम, वो है जसपुर में। गोंचा पर्व किस संभाग की जो है जनजातियों द्वारा मनाई जाती है? तो गोंचा पर्व बहुत ही फेमस बस्तर, इसका अगर 90% अगर हम बात करें, संभाग पूछ देगा तो अगर जनजाति की बात कर रहा है तो आप बस्तर ही डालें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बस्तर से ही आते हैं। ठीक है, तो बस्तर इज द राइट आंसर। ठीक है, गोंचा पर्व की शुरुआत जो है आपके किसने की थी? नमदेव के बाद पुरुषोत्तम देव ने। किसने की थी? पुरुषोत्तम देव जो थे काकतीय वंश के। पुरुषोत्तम देव काकतीय वंश के थे। आंसर अच्छे से नहीं बन रहा है, देखिए, पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम देव, ये जो काकतीय वंश के थे, काकतीय वंश, क्या वंश के? काकतीय, इन्होंने भैया इसकी शुरुआत की थी, जैसा आप लिख लें काकतीय वंश। ठीक है, तो ये जो थे बस्तर। अगला हम देखते हैं, ये देखिए जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? तो ये सही आंसर है ना भैया, 2007-8 में आपका जो है सारा चीज़ कंप्यूटरीकृत होने लगा था। तो छत्तीसगढ़ बहुत ही आगे और जल्दी से कंप्यूटरीकृत हो गया। ठीक है, कंप्यूटरीकृत, अजीब से लगता है थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारा चीज़ जो है अंग्रेजी का हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है। देखिए अंग्रेजी है ये, कंप्यूटर को हम लोग क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? COMPUTER, कंप्यूटर। और देखिए उसी में हिंदी जोड़ दिया, कृत। अब कृत मतलब क्या होता है? कृत यानी होता है बनाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकता था ये, समूची व्यवस्था को कंप्यूटर में कब लाया गया इस तरह से, या फिर ऑनलाइन कब किया गया, इस तरह से भी बोल सकता था वो। ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटरीकृत, अंग्रेजी और हिंदी को एक साथ जोड़ दिए। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो है ना भाषा जो है चेंज होते जा रहा है। अब हम कैसे, अब ये PSC ले रहा है, PSC भी इस तरह से जो है लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, तो हमारी भाषा कैसे शुद्ध होगी, आप सोचिए ज़रा। अगला हम देखते हैं, वैसे गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? देखिए गोदना गोदाना, ठीक है, वैसे तो कई पुस्तक में आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन जो इस बार जो ऑप्शन लिया गया है उसमें जो ओझा इज द राइट आंसर। ठीक है, ओझा आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कई ठो पुस्तक में आप देखेंगे कंवर जनजाति है, उसको गोदना प्रिय है। ठीक है, गोदने वाले जो जनजाति है वो बंजारा है, इस तरह से आपको दिएगा, लेकिन ओझा कहीं नहीं मिलेगा। तो इस बार लिए है आंसर, वो ओझा लिया है। तो इसको जो आप नया चीज़ है ना उसको आप याद करिए। ठीक है, उसको आप गलत ना समझे, उसको याद करिए आप। ठीक है, क्योंकि कई ठो पुस्तक रहते हैं उनमें अलग अलग टाइप में अलग अलग दिया रहता है, तो कैसे कर सकते हैं आप, आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया? तो ये जो है ना मई 2001 में आया था। मई 2001 में इसका जो है अस्तित्व आया था, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का। छत्तीसगढ़ में जो किसान शॉपिंग मॉल है वो कब बना था? तो सॉरी कब नहीं, कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ किसान शॉपिंग मॉल है ना, ये आपका राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। राजनांदगांव की जो मंडी है ना उसमें। देखिए छत्तीसगढ़ किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी राजनांदगांव की मंडी में, राजनांदगांव मंडी। अब जो राजनांदगांव शहर है ना बहुत ही डेवलप्ड शहर है। ठीक है, वहाँ पे जो मंडी है उसमें किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की नई जो औद्योगिक नीति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि औद्योगिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये
अभी जो 20 में आया था इसमें भी आ सकता है, क्योंकि इसका डेट जो है 2024 तक है, ठीक है। तो 2019 से जो है 24 तक औद्योगिक नीति का जो है संबंध है, ठीक है। मतलब 2019 से 24 तक ये चलेगा, 5 साल चलता है, कोई भी नीति रहता है। वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है? तो ये भी भैया जो ISFR इंडियन सर्विस फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये इसका जो रिपोर्ट है वो कहता है कि छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है। देखिए भारत में पूछ दिया ना, तो इस इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेंगे हम, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो है हम लोग लेंगे। तो ISFR के अनुसार जो है भारत में तीसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो बोलता है चौथे स्थान पर है, वो गलत है, क्योंकि ये भारत में पूछ दिया ना। छत्तीसगढ़ वाला रिपोर्ट इसमें नहीं चलेगा, इसमें जो रिपोर्ट चलेगा वो है भारत वाला। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो ग्रामीण बैंक है वो स्टेट बैंक के अंदर में काम करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज द राइट आंसर, ठीक। इसको याद रखिए आप, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 2018 में छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो नलकूप से जो सिंचाई है, नलकूप यानी कि यहाँ पे आप समझ जाएंगे नल, टेढ़ा नल, इस तरह से, ऐसा नहीं है, टेढ़ा नल नहीं होता है मेरे भाई। जो इसका जो सही आंसर होगा नलकूप का वो है हैंड पंप, भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो बोरवेल है। क्या है? बोरवेल। जो बोर है ना उसी को हम लोग नलकूप कह देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास 29%, 29%, ठीक है। तो आप कई लोग इसको नलकूप को हैंड पंप समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर है बोर है, बोर, यानी कि यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है बोरवेल, कहाँ लिखा है? ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल लिखा है। तो 29% का राइट आंसर है। हमें आंसर से पता है, ठीक है, आंसर से मतलब रखना। मतलब छत्तीसगढ़ में जो किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है कोंडागांव में। देखिए रायपुर और जो दुर्ग वाला क्षेत्र है वो है हमारा चूना के लिए फेमस है, ठीक है। और धमतरी में कुछ खास नहीं है वहाँ, ठीक है। तो कोंडागांव इज द राइट आंसर, कोंडागांव इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में भैया सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है? आप याद रखें, टीन का। टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में 100% किया जाता है। कितने प्रतिशत? 100%। तो भंडारण भी सही बात है, सबसे ज़्यादा होगा। तो टीन ऐसा का जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में भंडारण है, ठीक है, मतलब अन्य खनिजों की तुलना में ना। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो जो छत्तीसगढ़ का केलो परियोजना है ना, केलो, उसको जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका चल रहा है कि नहीं देखते हैं। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हम बात करते हैं अगला। छत्तीसगढ़ में कृषि जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी। जो छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषि नहीं है कृषक है वो, सॉरी। तो कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2009 को लागू की गई थी, नॉट 2012 को नहीं। ये किया गया था 2009 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुराना प्रश्न भी पूछ दे रहा है ना। छत्तीसगढ़ PSC कुछ भी पूछ सकता है, तो आप निश्चित रूप से याद रखें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। अगला प्रश्न हमारे पास ये, राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो इसका सही आंसर जो हमारे पास है वो है इनमें से कोई नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, उसी के अंदर में तो बिजली विभाग भी आता है ना, जो विद्युत मंडल है, ठीक है, वो सरकारी नौकरी है। अब जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, उसी के अंदर में आता है ये इस्पात संयंत्र भी और सीमेंट संयंत्र भी। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में अगर पूछ देता, इसके अलावा ऑप्शन देता रेलवे, तो रेलवे भैया सबसे बड़ा नियोक्ता है, ठीक है, तो हो सकता था, लेकिन आंसर इसमें क्या दिया था? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। अगला हम चलते हैं नीचे, अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, तो 42वें नंबर पे बात करते हैं। जो 42वें नंबर पे जो क्वेश्चन आया है
42वें नंबर पे क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास, इसका जो सही आंसर है वो है ये वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि यहाँ पे कितने सुगमता से कोई बिजनेस चलाया जा सकता है, तो उसमें जो लागू करता है ये या जो संचालन करता है उसको वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग इसको चलाता है या लागू करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? तो इसमें जो अभी इसके लोकायुक्त बने हैं, अभी बहुत सारे जगह में लोकायुक्त बने हैं, तो जस्टिस जो टीपी शर्मा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त बने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नगर निकायों की बात कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नगर निकाय, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त, क्योंकि पहली बार बने हैं, पहले नहीं बनाए जाते थे। छत्तीसगढ़ में नगर निकायों के बारे में जो चुनाव है के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, सबसे पहली बात ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, इनके बारे में जो दिया गया है आर्टिकल 243, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की तो ए से लेकर ओ दिया गया है, और नगर पंचायतों की बात करें 243 पी से, ओ के बाद पी और जेड जी तक दिया गया है, मतलब आप क ख ग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में याद रखना ज़्यादा अच्छा होगा, तो पी से लेकर जे जी तक दिया गया है। 243 क बस यानी क यानी ए, तो ये तो नहीं है, 248 में नहीं दिया गया है, 241 में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर बात कर दें नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत किसी भी की, तो जो पंचायत जो है प्रणाली की, उसका 243 में ही दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 में। तो अगला देखते हैं, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिले के रूप में चुने गए हैं? तो आकांक्षी जिलों की बात करें हम लोग तो मात्र 10, मात्र ने बहुत ज़्यादा है। आकांक्षी जिला मतलब ऐसा जिला होता है जहाँ पे आतंकी हमले होते हैं। आतंकी कहा जाए तो यानी कि नक्सली हमले होते हैं, और वहाँ पे जो है खतरा रहता है लोगों का, तो ऐसे जिले आकांक्षी है और निम्न होते हैं, कुछ विशेष रूप से पिछड़े होते हैं, तो ऐसे जिलों का आकांक्षी जिला कहा जाता है। 10 हैं अभी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसंरचना कब जारी हुई? जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है ना, उसकी जो अधिसंरचना है वो कब से चालू हुई है? तो ये हुई है हमारी 23 नवंबर 2019 से। ठीक है, या सॉरी 23 दिसंबर 2019 से। तो इसका जो सही आंसर है वो 23 दिसंबर 2019 है, ये वाला। ठीक है, डेट में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो 23 दिसंबर आपका जो है सही आंसर है, ये वाला। अगला हम बात करते हैं, तो ये है हमारे पास छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये सब हुआ था हमारा 26 गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हमेशा ये होता है। ये वाला जो योजना था ना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, ये गांधी जयंती 2019 को हुआ था। ठीक है, गांधी जयंती के दिन बहुत सारी योजनाएं लागू हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना मतलब शहर में वार्ड में, हर एक वार्ड में आपका जो है इस तरह से कार्यालय बनाया गया था, और उसमें जो है आपका शिकायत वगैरह वहाँ पे आप दर्ज करा सकते थे। तो ये है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? छत्तीसगढ़ में जो है स्मार्ट सिटी मिशन है, उसके तहत आपको रायपुर को, अटल नगर, नया रायपुर और बिलासपुर, तीनों को जो है उपयुक्त सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो देखिए भाई बिलासपुर का नाम बार बार आ रहा था, आप जानते होंगे उस समय, अगर जब स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा हुई थी तो लेकिन फाइनली बिलासपुर को भी ले लिया गया था उसमें, और रायपुर तो फिर जिंदाबाद है। ठीक है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब हुआ? जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक है ना, उस योजना का जो शुभारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में
वो हुआ था मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का शुभारंभ उसी दिन, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 गांधी जयंती के दिन। मतलब योजना उस समय बहुत सारी चालू हुई थी, सिर्फ 2 अक्टूबर को बहुत सारा योजना उसमें से लागू हुआ था। उसमें से ये भी था मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इसमें क्या है, आदिवासी जो महिलाएं थी, ठीक है, बच्चे थे, उनको जो है वैन में, यानी कि जो चलित वैन था उसमें आपको सेवा प्रदान किया जाता था हाट बाजार के दिन। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में जो शामिल करने की बात राज्यसभा में की गई है, तो ये जो 8वीं अनुसूची है ना, वहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने की बात कही गई है। सीधा बात है। 8वां जो है आभा, इस तरह से आ से 8वां, भा से भाषा, आप याद रखें उसको, आभा। छत्तीसगढ़ की बेटी जो है उसको राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NSS, अगर 11वीं 12वीं पढ़ते होंगे, 10वीं पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा NSS क्या है, ठीक है। कॉलेज में भी था है। तो इसमें क्या है, आपको जो है लोगों की सेवा करने के लिए जो है सर्विस करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखावे के लिए हम लोग कर देते हैं। मैं भी था NSS में, ठीक है। बस वो एक योजना है, अब चल रहा है तो चल रहा है, बट उसमें इतना इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए 2017-18 के लिए राष्ट्रपति का जो सम्मान है सम्मानित किया गया था, ठीक है। और जो प्रियंका बिस्सा है उनको सम्मानित किया गया था। बढ़िया है, नेशनल लेवल पे चली गई, ठीक है। एक अप्रोच होता है, ऐसा नहीं है कि हर को सम्मान मिल जाए। एक कई लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं मैं सबकी बुराई कर रहा हूँ। कई लोग अच्छे भी होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको ही मिलता है, ठीक है। ज़्यादा कमेंट ना करते हुए नीचे चलते हैं। 52 महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया है, तो जो 2019 का तो अब नहीं आएगा मिनी माता सम्मान, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी याद रखना है 2019 का जो मिनी माता सम्मान दिया गया था रुक्मणी चतुर्वेदी को दिया गया था। अब मैं 2020 का जो मिनी माता सम्मान है उसको किसको दिया गया है ये बता देता हूँ। अभी जो नया अभी करंट में लॉन्च हुआ है किसको दिया गया है, तो ये आपका कुरैशी जी को दिया गया है। उनका नाम है सहाना कुरैशी। उनका जो नाम है पूरा नाम सहाना कुरैशी। ये कहाँ की है, ये दुर्ग की हैं। उनको दिया गया है ये सम्मान, मिनी माता जो है सम्मान, ठीक है। पहले रुक्मणी जी को मिला था, अब ये जो 2020 का जो दिया गया है वो मिला है सहाना कुरैशी जी को, ठीक है। अभी करंट में आपको याद रखना है सहाना कुरैशी, क्योंकि अब इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे पूछ सकता है। अगला हम देखते हैं, यह कथन किस क्रांतिकारी का है, ठीक है। भारतीय शहीदों के खून का बदला, तो 53वां नंबर है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ये जो सबसे बढ़िया कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था हमारे रास बिहारी बोस जी ने, ठीक है। ये रास बिहारी बोस जी का ये कथन है, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, ठीक है। तो इनका कथन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारे भारतीय यात्रा, जो भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का जो उल्लेख किया है वह यह किस स्थान पर है। जो फायान था उस समय जो है पाटलिपुत्र में जो अस्पताल था उसका इसने वर्णन किया है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो पाटलिपुत्र है, ठीक है। फायान जो चीनी यात्री था, ठीक है, हेनसोंग चीनी यात्री था ना। फायान क्या था, मोरक्को से आया था ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चीनी यात्री है, ठीक है। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। तो प्रमुख जो कवि श्रीनाथ हैं, वैसे तो पिछले बार जो PSC ने आंसर जो लिया था वो देवरादित्य को, लेकिन इस बार इसको विलोपित कर दिया गया है। जो अमेंड आंसर आया है, अमेंड मतलब होता है आपका जो उसको फिर से सुधार के जो आंसर दिया है PSC ने 2019 में भी, ठीक है, 2019-20 में इसमें क्या कर दिया, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, विलोपित कर दिया गया प्रश्न को 55वें नंबर का, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगर हम बात करें अगला की, तो मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ये है मोरक्को का, ठीक है। ये मेरे को याद आ गया था, वो जो फायान है उसमें इब्न बतूता समझ लिया था शायद। इब्न बतूता ये आया था मोरक्को से, ठीक है।
तो ये इसको याद रखना आप। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था, मोरक्को। बहुत ही फेमस था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है? खास बात आप इसी में ध्यान रखें, सुमेलित नहीं है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में है ऐसे वाले में समझ जाते हैं उसको, ठीक है। सुमेलित नहीं है तो मक्का उत्तर प्रदेश है क्या? सही है, सही है। जूट पश्चिम बंगाल होता है, कपास महाराष्ट्र में होता है, सोयाबीन, सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश के लिए फेमस है, तो आंध्र प्रदेश तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर है सुमेलित नहीं है, आंसर डी सोयाबीन आंध्र प्रदेश, ये गलत है। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख उत्पाद है। छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ में नहीं, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर है, इसको भी विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। 59वां नंबर है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में जो शांत घाटी है वो है हमारे केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी जो भारत का इस तरह से है ना, ये मालाबार तट है, मालाबार तट के आसपास का जो क्षेत्र है वो शांत घाटी क्षेत्र है। यहाँ पे शांत घाटी एक अभ्यारण्य भी है शायद, है ना, शांत घाटी पक्षी विहार, ठीक। उसके अलावा हम बात करते हैं चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी देखिए, चेरापूंजी कहाँ पे स्थित है? तो ये खासी पहाड़ियों में है। गारो खासी जयंतिया होती है, उसमें से जो खासी पहाड़ है उसमें जो है आपका याद रखना कि ये चेरापूंजी जो स्थान है वो है, ठीक है। शिलोंग, शिलोंग। लौंग कब खाते हैं? जब हम खांसी आता है, इस तरह से हम याद रखते थे इसको, ठीक है। अब मेघालय का शिलोंग और शिलोंग का खासी पहाड़ियाँ, ठीक है, चेरापूंजी, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है, ठीक है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो नगरीय जो जनसंख्या है, जहाँ पे गांव कम है कहा जाए, तो गोवा, गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे नगर में जो है सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, गाँव की संख्या वहाँ पे कम है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर जो स्थित है वो हमारे कोमोमंडल तट पर, कोमोमंडल तट पर आपका बकिंघम नहर स्थित है, कोमोमंडल तट पर, ठीक है। अगला हम देखते हैं 63वां नंबर पे जो हमारा नीचे दिए गए कथन है ना, कथन दिया गया, इसमें से आपको एक कथन तथा दूसरे कथन का आर कहा गया है। एक कथन ए है और दूसरा आर है, उसका कारण है, ठीक है। कथन और कारण दिया गया मतलब, और उसको आपको बताना है कौन सा कथन सही कारण सही है करके। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सही बात है, ये तो सही बात है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कथन जो कारण है वो वाला कथन आर, इसमें इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, सही बात है। देखिए धर्मनिरपेक्ष और ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये शब्द जो है नया जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। तो जो है आपका कथन भी सही है और कारण भी आपका सही है, तो इसका जो सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगला हम बात करते हैं 64 में, राज्य की विधायिका संसद, राज्य की विधायिका यानी संसद बोल सकते हैं हम लोग, का एक जो है सदस्य निर्वाचित होने के बाद जो है भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? मतलब दल बदल किस स्थिति में कर सकता है, सीधा बात कहा जाए तो, ठीक है। उसका जो अपवाद क्या है? इसका जो अपवाद है कि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका जो अपवाद ये है कि भैया आपका जो अगर आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं उसके बाद वह स्वेच्छा से जो मूल राजनीतिक दल को सदस्यता छोड़ देता है, ठीक है, ये इसका अपवाद है। दूसरा अपवाद है यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। अब जो पद है उसको आपको छोड़ देता है, पद को छोड़ने के बाद वह दूसरे दल में सम्मिलित हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें जो है दल बदल कानून नहीं लगता, ठीक है, इसमें भी दल बदल कानून नहीं लगता अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल को छोड़ देता है सदस्यता को, तो ठीक है। तो ये दोनों अपवाद हैं इसके लिए, और इसका जो सही आंसर है दोनों हैं, मतलब 1 और 2 दोनों, यानी कि आंसर सी, उपयुक्त में से दोनों, इसका सही आंसर सी है। देखिए दल बदल बहुत ही खतरनाक कानून होता है ना, जैसे आदमी क्योंकि जो है विधायक जो है अच्छे पद पर जाने के बाद पैसे की वजह से दल को बदल देते थे ना। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? देखिए 65वां नंबर है, किस स्थिति में जो है एक दल दूसरे दल से मिल सकता है, इस तरह से बोल रहा है राजनीतिक दल। तो जब जो विधान दल में कम से कम 1/3 हो, ऐसा नहीं है 1/3 में नहीं, जब विधान दल कम से कम आधे सदस्य हों, ऐसा भी नहीं है, जब विधायक दल में कम से कम 2/3 हो, ये सही आंसर होगा। आंसर सी इज द राइट आंसर। देखिए जब राजनीतिक दल दूसरे दल में विलय होता है तो जो उसका जो बहुमत है उसका 2/3 जो प्रतिशत है वो बहुमत में होना चाहिए, मतलब जितना वोट है उसमें 2/3 वोट जो है आपका बहुमत में जाना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो जो हमारा जो छत्तीसगढ़ बना वो किसका परिणाम है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमारा छत्तीसगढ़ बना। तो मध्य प्रदेश से हम लोग अलग हुए। हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश का 33% है लगभग। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? तो सभी जो महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं उनको जो है संचालित करने का काम करता है। ये देखिए आंसर बहुत सारा है इसमें से, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है उसको मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। देश में सभी संतुलित विकास करता है, सभी महत्वपूर्ण सामान्य नीतियों का विकास करना, उपयोग में सभी। ये जो सही आंसर है वो है, इसका जो सही आंसर है वो है डी, सभी, उपयुक्त में से सभी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सभी काम करता है, उपयुक्त में से सभी, संतुलित भी करता है विकास को, सामान्य नीतियों का विकास करना और गतिशील करना, ठीक है, योजना को, इन सब का काम ही है ये। इसका जो सही आंसर उपयुक्त में सभी। उसके बाद हम देखते हैं सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो दिया हुआ है आपका इसमें देखते हैं हम सूची में, एक सेकेंड ना। तो उपाधियों का अंत किस में बताया गया है? ये मूल अधिकार में बताया गया है उपाधि का अंत करके, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठन किस में बताया गया है? ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर दिया गया है, वो क्या है? कर्तव्य है, आपका मूल कर्तव्य है। आपका क्या है? मूल कर्तव्य। इसमें ऑप्शन में दिख रहा है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये जो है आपका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा जो सही आंसर है वो है आपका, देखिए उपाधियों का अंत में कौन आएगा? उपाधियों का अंत में आएगा आपका मूल अधिकार। एक का तीसरा यानी आंसर इसका बी सही है, आंसर इसका बी, ये वाला बी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा आता है ये वाला, ये आ गया 69। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? गुड एंड सर्विस टैक्स है जो उसका प्रावधान करता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 2016 को, ठीक है, जब ये संविधान संशोधन हो गया 2016 में, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना इसको, जीएसटी है वो। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अंतर्राज्यीय मतलब इंटर स्टेट मतलब राज्यों से राज्यों तक, ये राज्य अलग है, ये राज्य अलग है, इनके दोनों के बीच में जो एक संगठन को निर्माण कर सकता है, तो ये कर सकता है राष्ट्रपति इसका सही आंसर है भैया, ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही कर सकते हैं इनको, पीएम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोनों है, आंसर 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है। 72वां, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों और लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। तो इसका जो करता है वो कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य वित्त आयोग क्या करता है भैया? जो राज्यपाल है उनको बताता है सब चीज़ कि कितना कितना खर्चा क्या है। सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। जनपद पंचायत है वो कहाँ पे है ऐसे करके? तो जनपद पंचायत हमारे साइड में है, छत्तीसगढ़ में है ना जनपद पंचायत। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही टाइप का है, तो इसमें आंसर आएगा जनपद पंचायत का मध्य प्रदेश। एक का तीसरा, क्षेत्र जो पंचायत है वो क्षेत्र पंचायत है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश है। क्षेत्र पंचायत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तालुका जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में। तालुका है गुजरात में और आंचलिक है जो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो तालुका आप याद रखना गुजरात में, क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी बनेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो 1 का है, हम बोले थे तीसरा, 1 का तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 4 2 1 इसका सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जो डिजिटल इकोनॉमी जो रिपोर्ट है वो जो जारी किया गया वो अंकटाड द्वारा किया गया है। UNCTAD अंकटाड, यूनाइटेड नेशन वाला जो है ना टाड, अंकटाड, उनके द्वारा। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी सहमति की आवश्यकता है भैया? राज्य की नहीं। देखिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, राज्य कुछ नहीं कर सकते उसमें अगर सीमा परिवर्तित कर रहे हैं, राष्ट्रपति के हाथों में सब। ठीक है। केंद्र बजट, जो केंद्रीय बजट है उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, एयर इंडिया भी शामिल है जिसमें, उसके लिए जो है विनिवेश कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? तो विनिवेश की जो राशि का लक्ष्य रखा गया है आपका वो कितना रखा गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास इसका 1,05,000 करोड़ रुपए है। इसका जो लक्ष्य रखा गया था ये अभी जो है 2019-20 का पढ़ लेना केंद्रीय बजट। ठीक है, तभी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको अभी 2020 में जो आया ना 2020-21 का उसका पढ़ना पड़ेगा जब आगे आएगा तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जब नया बजट आता है तो उसमें से आप देखिए। ठीक है, उसका भी मैं एक सीरीज लाऊंगा संभावित क्वेश्चन करके, जिसमें मैं जो नए परिवर्तन हुए उसको लाऊंगा। ठीक है। भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की कितनी संख्या थी? तो संख्या के बारे में पूछा है। महारत्न कंपनी अभी 10 हैं भारत में। ठीक है, पहले 8 थी प्लस 2 भी बना है नया, इसलिए 10 हो गया था। ठीक है, जो महारत्न कंपनी है। ठीक है, और इसमें जो नया बना है उसमें से एक जो है पावर ग्रिड को शामिल किया गया था। न्यूटन की गति का पहला नियम जो है जाना जाता है किस नाम से? तो इसका जो पहला नियम है वो है जड़ता के नियम से जाना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया गया है इसमें? तो वस्तु एवं सेवा कर जो निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो जो है आपका कौन सा सीमा शुल्क इसमें से लागू नहीं है, तो 79 का आ जाएगा। सीमा शुल्क नहीं शामिल है। उत्पादन शुल्क है, मूल्यवर्धन शुल्क है और सेवा कर है, लेकिन सेवा शुल्क नहीं है ना, सर्विस टैक्स है, लेकिन जो सीमा है सीमा शुल्क वो नहीं है, सॉरी सीमा शुल्क नहीं है। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ना उसके गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, एक्चुअली में बालभद्र है, उनकी जो प्रतिमा रखी है, मूर्ति रखी है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? तो उसकी जो लकड़ी है ना कास्ट, उससे बना हुआ है, वुड से। तो उसको आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम होता है, नीलहरी शैवाल होता है, एजोला होता है, उपयोग में से सभी होता है। इसका सही आंसर है डी है 81 का। उसके अलावा हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 82 में। तो कंप्यूटर में जो चिप बनी होती है ना उसके बारे में बताना है, किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की पतली परत से। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन
का कार्य करता है, तो ये करता है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉड्यूलेशन। ये देखिए मॉडेम इस तरह से डिवाइस होता है, जैसे इनपुट कोई चीज़ हम देते हैं उसको आउटपुट में ये कन्वर्ट कर जाए। जैसे मॉड्यूलेशन का काम करना है तो ख़राब सिग्नल है उसको मॉड्यूलेशन कर देगा। जैसे 0 1 के फॉर्म में भेज रहे हैं हम लोग कोई सिग्नल, उसको यहाँ पे अब इसमें जो दो प्रकार का होता है ना भाई, एक सेंडर होता है, जो सेंडर है वो भेजने वाला होता है, एक रिसीवर है, वो रिसीव क्या करता है, जैसे सेंडर भेज दिया कोड को 0 और 1 के फॉर्म में, उसको क्या करता है रिसीवर डिकोड करता है। ठीक है, अब इसी में जो है मॉडेम लगा रहता है। ठीक है, दोनों के अंदर में मॉडेम लगा रहता है, सेंडर और रिसीवर के अंदर। तो मॉडेम इसका सही आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन, मैं क्या बताऊँ, लगभग हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला पूछ देगा या फिर ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है जिप्सम से, CaSO4.2H2O। ठीक है, जब इसमें से पानी निकाल लेते हैं हाफ H2O तो जिप्सम बन जाता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है ये प्रश्न, मैं तो लगभग हर पेपर में देख चुका हूँ। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है। ठीक है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है भैया, गुणसूत्र की संख्या ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है, क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसका जो सही आंसर है स्थिर रहती है। जो गुण, अब आपका गुण DNA कैसे चेंज हो जाएगा भाई, जैसे गुण है आपके में, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, बुरी क्वालिटी का है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, भारत में गिद्धों की जो तेजी से घटती जनसंख्या, उसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो मुख्य कारण है एक प्रकार का दवाई है जो है डिक्लोफिनेक दवा। ठीक है, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जो गिद्धों की संख्या वो गिर रही है लगातार, क्योंकि वो उस दवा को से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ है, जैसे जानवर में भी वो दवा डाला है, मान लो जैसे खेत में हम डाले वो दवा, अब जानवर को कोई खाया, वो जानवर को छोटा चूहा है मान लो वो खाया, अब वो छोटे चूहे को कौन खा रही है, गिद्ध। अब गिद्ध खाया तो अल्टीमेटली उसके भी पेट में पहुंच गया ना दवा, तो वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसलिए उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध जो कहा जाता है वो कहा जाता है शंकर को। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकर को। अभी कौन सा वाले शंकर है मेरे को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, तो CGPCN इसका आंसर है शंकर। ठीक है, ओनली शंकर। 9 बौद्धवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, जो 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं वो है अम्बेडकर। इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनका नाम पता है। ठीक है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है, इस शंकर कोई लेखक होंगे या एक दार्शनिक थे कहा जाए तो। ठीक है, हमारे शिव भगवान वाले शंकर नहीं है ना, तो शंकर के जो शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो इसमें अद्वैतवाद कहा जाता है ना, जो अब आप पढ़ेंगे ना इसको क्या बोलते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना, सांख्य दर्शन ये सब दर्शन, ठीक है, दर्शन शास्त्र, तब उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा शंकर के जो दर्शन है उसको कहा जाता है अद्वैतवाद। तो देखिए जो ये जो है ना सिलेबस, ये एक्चुअल में PSC मेंस का सिलेबस है। अब ये प्री में दे दिया जाता है तो आपको याद रखना है, तो जैसे क्वेश्चन आंसर आता ही है एक आध, तो आपको ये बनना चाहिए। ठीक है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है दर्शन शास्त्र को। तो इसका जो शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं, जो व्यवहारिक वेदांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो इसमें जो है आपके इसका जो सही आंसर है वो विवेकानंद जी हैं। व्यवहारिक वेदांत के जो आपके प्रतिपादक हैं वो कौन है, विवेकानंद जी। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, ठीक है, इसका जो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ये इसका जो सही आंसर है विवेकानंद जी हैं। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, ठीक है, तो लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, चारवाक दर्शन। चारवाक एक बहुत ही फेमस अगर कहा जाए तो एक कहावत है, ठीक है, क्या बोलता है वो, जिंदगी है कस के जियो, ऋण लो और घी पियो। ठीक है, जिंदगी है कस के जियो, ऋण लो और घी पियो, इस तरह से उसको कहा गया है। घृतम पिबती ऐसे करके उसका है, थोड़ा सा कठिन जाता है संस्कृत में उच्चारण। लोकायत दर्शन को किसको कहा जाता है, तो ये चारवाक को कहा जाता है। 92 देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमको।
ठीक है। तो बहुत ही सटीक मैं बताऊं तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास, देखिए बहुत ही सिंपल सा, पीवी सिंधु, उसको हम जानते हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी के, ठीक है, बंदूक से मारते हैं। मेरी कॉम मुक्केबाजी की है। और कनेरू हम्पी, इसको नहीं जानता था मैं, या फिर आप भी नहीं जानते होंगे क्योंकि इनका नाम जो है तो कम सुनने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा कनेरू हम्पी शतरंज। तो ए का दो यानी कि बी या सी दोनों हो सकते हैं ना। बी का 4 इसमें भी है। सी का एक इसमें है। ओनली सी इज़ द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो सी हमारे पास। 2 4 1 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के जो देख लिए हम लोग, उसी तरह से पूरे भारत के लोकपाल बनते हैं, वो कौन है? तो ये जो है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जो हैं छत्तीसगढ़ भारत के पूरे हमारे देश के लोकपाल हैं, वो है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये नए बने हैं लोकपाल। ठीक है, लोकपाल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नियुक्त किए गए हैं। और रामकृष्ण माथुर हैं, सॉरी राधा कृष्ण, यार आज क्या हो गया मेरे दिमाग को। ठीक है, राधा कृष्ण जो माथुर हैं उनको आपका लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हें नियुक्त किया गया, राधा कृष्ण माथुर को। देखिए दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा नींद ना लेने से आपको ऐसी परेशानी हो सकती है, हेडेक, या फिर जैसे आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एक अर्चन टाइप का पैदा होता है, बोलने में जो है आपका हिचकिचाहट होता है। तो आप पूरी नींद लीजिए रात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रात को नींद लेना। वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2019 का जो शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था अबी अहमद अली को। अभी किसको प्रदान किया गया? तो अभी जो नोबेल पुरस्कार 2020 का यहाँ पे लिखा जाएगा। प्रश्न इसी तरह से आता है मान लो, तो उसमें जो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP, विश्व खाद्य जो प्रोग्राम है ना उनको दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। एक प्रकार का संस्था है जो क्या करता है, आपका जब युद्ध होते रहता है ना उनको खाना पहुंचाने का काम करता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो वहाँ पे ये लोग खाना पहुँचाए थे, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का युद्ध होता है ये पहुँचा देते हैं खाना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य जो है प्रोग्राम। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पुराना है, ठीक है, उत्तराखंड में है ना। जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये जो है आपका सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। इसमें जो है नदी बहती है वो उसका नाम है रामगंगा। इसके अलावा 2-3 और नदी बहती है, ठीक है, लेकिन सबसे फेमस जो है रामगंगा। और इसकी बात और बता देता हूँ, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें जो है PM हमारे मोदी जी वो जो गए थे, बियर गिल्स जो रहता है, बेयर गिल्स एक्चुअली, बेयर गिल्स जो मैन वर्सेस वाइल्ड का जो कार्यक्रम आता है डिस्कवरी चैनल में, उस पर गए थे। तो मोदी जी भी गए थे, रजनीकांत है, कई लोग गए थे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी शूटिंग हुआ था उसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो पुस्तक जो साइलेंट स्प्रिंग है ये एक प्रकार की पुस्तक था, फेमस है। इसका जो लेखक है ना वो है रॉकेल कार्सन, ठीक है, ये थे रॉकेल कार्सन। इसका जो मैं फोटो लेके आया हूँ उसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये पुस्तक किस तरह से दिखता है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए राकेल कार्सन, साइलेंट स्प्रिंग, इस तरह से पुस्तक था, ठीक है, ये राकेल कार्सन लिखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 2-3, ठीक है। तो 98 और 99 और 100, 3। शीतकाल ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, अभी आने वाला है और एग्जाम में कई प्रश्न कई बार आ सकता है ये। तो बीजिंग चीन में होने वाला है ये शीतकाल जो ओलंपिक खेल है वो 2022 का, ठीक है।
तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आंसर करेक्ट है, परफेक्ट है। अब होगा ही क्योंकि 2022 में होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2011 से 2020 तक कौन सा वर्ष इसको घोषित किया है? 2011 से लेकर 2020 तक जैव विविधता का दशक, प्रदूषक का दशक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक, पशुपालन का दशक। तो इसको घोषित किया गया है जैव विविधता का दशक, ठीक है। इसका जो सही आंसर है हमारे पास जैव विविधता का दशक। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये झांसी में है, झांसी में है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। वानिकी आपको याद रखें, मतलब वानिकी मतलब होता है खेती के साथ साथ वनों को उगाना। मतलब खेत है, अब उसके चारों तरफ हम लंबी लंबी पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। लंबी लंबी इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि धूप आना भी चाहिए ना, पेड़ का जो है छाँव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पेड़ लंबी होनी चाहिए ताकि जो है खेत और पतली होनी चाहिए और दूर दूर में होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो कृषि के साथ साथ वनों को उगाना वानिकी कहलाता है। तो झांसी में इसका जो है मुख्यालय है राष्ट्रीय कृषि वानिकी का। तो देखिए दोस्तों, इतना सब हमने कवर किया 100 क्वेश्चन, और इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने देखा, और वीडियो को पसंद करें, लाइक करें। देखिए मैं जो आंसर दिया वो ऑथेंटिक है, एकदम मैंने सटीक आंसर दिया है, और जो जो क्वेश्चन है छोड़ा गया उसको मैंने बता दिया है। जैसे ठीक है, कौन कौन सा था, 10वां 11वां ऐसा कुछ था, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा गया है ये भी बता दिया हूँ मैं आपको, ठीक है। और बने